नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म ऑफ टेम्परेचर या हम इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का नाम भी दे सकते हैं। अब हमें वो ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अब हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं बेटे। तो याद रखिएगा कि हमने लास्ट टाइम तक काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का रिलेशन बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। वो हमारे पास इक्वेशन आई थी P इज इक्वल टू 2/3 N/V इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसे आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी मैं इक्वेशन लिखता हूं जर्नल गैस इक्वेशन को, जिसको आप जानते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, PV इज इक्वल टू हम nRT जो है उसको लिख सकते हैं। अब ये जर्नल गैस इक्वेशन है, इसमें भी हमें PV की वैल्यू मिलती है और इसमें से भी अगर V इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरह से भी PV की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 की जो PV की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देता हूँ। ठीक है, उससे मेरे पास एक आंसर निकल आएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करो। स्मॉल n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? मोल्स होता क्या है? एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग जो है यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो है या 22, उसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उतना एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर Na के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके गैस के मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वेरी सिंपल, हम अपने गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। इस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को इसमें पुट करें तो PV कैन बी रिटन एज N/Na, मैंने ये स्मॉल n की जगह लिख लिया, इंटू RT आ गया। R जनरल गैस कांस्टेंट होता है। अब इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। एक R की वैल्यू डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और इसको एक नया कांस्टेंट जिसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है, दो कांस्टेंट को मिलाकर एक नया कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमने ड्राइव कर ली, जिसका नाम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो रख दिया। अब R की वैल्यू 8.314 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको पुट करते हैं तो आंसर 1.08 इंटू 10 की पावर -23 और जूल पर केल्विन इसका यूनिट निकल आता है। अब K की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास P इज इक्वल टू कैपिटल N K इंटू T PV इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू KT की हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू निकल आई। अब ऊपर से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में अगर PV की वैल्यू निकाले, V इधर अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मेरे पास ये इक्वेशन निकल आएगी PV इज इक्वल टू 2/3 N इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। इस इक्वेशन को मैं नाम ना दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, और दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को बेटे कंपेयर कर लें। मेरे पास इसकी वैल्यू है PV की वैल्यू NKT, तो मैं इसमें पुट कर देता हूं PV की जगह NKT इज इक्वल टू 2/3 N इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इसमें देखें तो ये N इस N से कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल T इज इक्वल टू 2/3K इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाए। अब K कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना कि जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं एक सैंपल ऑफ गैस, उनकी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है एक्चुअली में इट इज अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक लॉ हम प्रूव करते हैं जो कि बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ को भी आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जरिए ही रिप्रेजेंट करना है, प्रूव करना है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है? वो है P इज इक्वल टू 2N
n/3v इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू जो हमने यहाँ स्टार्ट में पुट की थी। याद रखिएगा कि आपने बॉयज लॉ को किसी और तरीके से नहीं बल्कि बॉयज लॉ को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जरिए प्रूव करना। अब हम कहते हैं बॉयज लॉ की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन इज कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर इसकी जो है वो कंडीशन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर के मेजरमेंट तो काइनेटिक एनर्जी दिया करती है, अभी हमने ऊपर जो है वो देखा है, तो इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट के बराबर हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज भी कांस्टेंट हो गई, n भी कांस्टेंट, 2/3 तो पहले कांस्टेंट है, तो इन ये जो मैं इस तरह से मिला रहा हूं इन तमाम को हम कांस्टेंट के बराबर लिख लेते हैं। तो रह गया v, हम इसमें वैल्यू अगर पुट करें p इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v आ जाएगा। कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट करें तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक क्या है? ये बताता है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर भाई, इसकी कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर है। फिर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को ही लिखते हैं जो कि है P इज इक्वल टू 2n/3v इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब v वॉल्यूम को मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 2n/3p इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाए। अब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन तो हमें हर लॉ की जो है वो एज इट इज लिखनी चाहिए। तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, ये सारी टर्म जो है ये कांस्टेंट के बराबर आ जाए। अगर ये सारी टर्म कांस्टेंट के बराबर आ गई तो मेरे पास वॉल्यूम कैन बी रिटन एज कांस्टेंट इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। And you know that कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इधर प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ऊपर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों को कंपेयर करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जो है ये हमें प्रूव हो जाता है। बेटे इन चीज़ों की हम बात कर रहे थे स्टार्ट में कि थर्मोडायनामिक्स में हमने डिस्कस क्या करना है। थर्मोडायनामिक्स में हमने हीट और मैटर की वो प्रॉपर्टीज जो हीट के साथ एसोसिएटेड है। अब मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? मैटर प्रेशर एग्जर्ट करता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, ये सारी चीजें, और काइनेटिक एनर्जी होती है मैटर की। ये सारी चीजें जो होती हैं ये मैटर की वो प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर के साथ यानी हीट के साथ एसोसिएटेड है। तो इनको ही हमने थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करना है। अब मैं इसको डिस्कस करता हूं कि किस तरह से मैटर की स्टेट में चेंज आता है। मैटर की 3 स्टेट्स आप कॉमनली डिस्कस करते हैं, प्लाज्मा को छोड़ दें तो। सॉलिड के अंदर जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद होते हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से यानी हीट देने से क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। उनकी मोशन की वजह से उनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सॉलिड के कंपैरेटिवली डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ज्यादा होता है लिक्विड में। तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप हीट देते गए, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ यानी खास टेम्परेचर अचीव हुआ, एक्चुअली में एक खास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की हो गई, जिन काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो अब दूर दूर होना शुरू हो गए। तो जिस वजह से वो जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप टेम्परेचर देते गए, फिर आप कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि उनके दरमियान में सेपरेशन जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स हो जाए। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में सेपरेशन सबसे ज्यादा होती है, तो फिर लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक्चुअली में इस तरीके से उन मॉलिक्यूल्स ने अपनी स्टेट को चेंज किया।
मैटर अपनी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से वो गैसेस में कैसे जाता है, एक्चुअली में उस मॉलिक्यूल्स को आप हीट प्रोवाइड करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं और जिस काइनेटिक एनर्जी पर उनका डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाए कि वो फ्लो करने के काबिल हो जाए तो लिक्विड बन जाएगा, उसको आप अपना बॉइलिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर इसमें जैसे ही उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं सॉलिड से लिक्विड के अंदर, फिर जिस टेम्परेचर पर वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो आप उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। क्योंकि वो एक खास काइनेटिक एनर्जी अचीव कर गया तो वो बॉइल होकर ऊपर की तरफ जो है वो चला गया। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स। तो ये मैटर की स्टेट और मैटर की वो प्रॉपर्टीज हैं जो हीट के साथ एसोसिएटेड हैं, जो हम इस चैप्टर के अंदर बार बार डिस्कस करेंगे। फिर हम इसको एक नई टर्म का नाम देते हैं स्टेट वेरिएबल्स का। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर और नंबर 3 जो है वो वॉल्यूम। अब मैं इसको डिफाइन इस तरह से करता हूं कि अगर आप मैटर को हीट देते रहें, मैटर की सॉलिड फॉर्म जो है वो एट मेल्टिंग पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, फिर आप हीट देते रहें, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाए कि वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाए गैसेस में, फिर आप हीट देते रहें तो फिर चूंकि स्टेट में कन्वर्जन नहीं आना, फिर स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे, जो कि प्रेशर होगा, जो कि वॉल्यूम होगा, जो कि टेम्परेचर होगा, जिनको 1 बाय 1 हम इस तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने गैसेस की थ्योरी को ही आपको पढ़ाया है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं स्टेट वेरिएबल को चेंज करने में, नॉट इंटरेस्टेड इन चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो ये हमारी कहानी इस चैप्टर के अंदर जो है वो एक रिदम के साथ चलती जाएगी, जिसको हमने इसमें डिस्कस करना।